अब देखिए सीखने के प्रतिफल, जिसको हम लोग कहते हैं लर्निंग आउटकम की बात करते हैं। सीखने के प्रतिफल क्या है? ये वे कौशल हैं जिसमें दक्षता हासिल करना सभी विद्यार्थियों से अपेक्षित है। आप जब आप बच्चों को ये आप बताते हैं, जब ज्योमेट्री पढ़ाते हैं 9th क्लास में, जब ज्योमेट्री की हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पर हम लोग लाइंस एंड एंगल्स की बात करते हैं, तमाम प्रकार के कोणों के युग्मों की बात करते हैं। तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि बच्चा जो है उन उद्देश्यों को पूरा हासिल कर सके, वो समझ सके कि लाइंस क्या है, एंगल्स क्या है, एंगल के युग्म क्या होते हैं, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, उनके बीच के संबंध क्या है, तिर्यक रेखा क्या होती है, वो दो समांतर रेखाओं को जब काटती है तो कितने प्रकार के कोण बनते हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं, ये सारी चीजों को वो अच्छी तरीके से समझ सके, उनका जो एक अप्लाई कर सके नई नई सिचुएशन में, कुछ नई चीजों को क्रिएट कर सके। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग चाहते हैं, और यही चीजें हमारे सीखने के प्रतिफल होते हैं अलग अलग स्तर पर। यहाँ स्तर को मेंशन करना बहुत जरूरी है। 9th क्लास का अपना एक अलग स्तर है, 11th क्लास का अपना अलग स्तर है। तो ये टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या हमारे लर्निंग आउटकम्स जो हैं, सीखने के प्रतिफल, जो कि आज पूरे देश के लिए जो है परिभाषित किए जा चुके हैं, और आप सब लोगों ने उनको देखा भी है। इसके ऊपर में भी हम लोग अगली स्लाइड में डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। जब हम लोगों ने अपने लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर लिया है कि हमारे ये लर्निंग आउटकम्स हैं, तो उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए हम अपनी क्लासरूम में अलग अलग प्रकार की पेडागोजिकल प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। अलग अलग प्रकार के हम लोग जो हैं क्रियाकलाप करते हैं, अलग अलग प्रकार की हम लोग प्रैक्टिकल्स या अलग अलग प्रकार के कहना चाहिए एक्टिविटीज करते हैं बच्चों के साथ में। अलग अलग तरीकों से एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ताकि हम उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर सकें। और एक बार जब हम उन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कर लेते हैं, उसके बाद जब हम लोग कब अपना असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट बनाते हैं, या जो प्रश्नों का जब निर्माण करते हैं, तो हमको ये ध्यान देना होता है कि वो जो प्रश्न हम बना रहे हैं, जिन अवधारणाओं को टेस्ट करने के लिए बना रहे हैं, क्या हमारे प्रश्न उस अवधारणा की टेस्टिंग अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं? क्या हमको बच्चों के मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो हमको समझ में आ रही है? क्या हमको ये समझ में आ रहा है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उस अवधारणा की वो कहाँ तक हो चुकी है, या मुझे और क्या बताने की जरूरत है उसको अधिक? और ये सारी जो बातों का उत्तर अगर हमको मिल जाता है एक हमारे प्रश्न बनाने से, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमने हमारा जो टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे प्रश्न का जो टेस्ट ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा जो है बड़ा स्ट्रांग है। हमको वो सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है जो कि हमको बच्चे की क्षमता को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। तो यहां हम लोगों को इसी बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यह बताना चाहिए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है। इसका मतलब है कि जब कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है, तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यह वर्णन करेगा कि छात्र क्या जानता है, क्या समझ गया है, या क्या सीख चुका है। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है, देखिए ये मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। जब भी आप प्रश्न बनाएं, उसका जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। आप लोगों को अभी एक फॉर्मेट भी मिला होगा जिसमें कि अभी हम लोग आपसे, मैं आपको बताऊं, आप लोग कुछ प्रश्न भी बनाएंगे। उस प्रश्न को जब आप बनाएंगे तो आप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव भी उसके अंदर में क्रिएट करेंगे, बनाएंगे खुद का। ये कैसे बनाना है टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये मैं आपको अभी एक उदाहरण से बताऊंगा। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही एक स्लाइड और है, फिर मैं आपको एक उदाहरण दूंगा।
टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होना चाहिए? जितना संभव हो उतना विस्तृत होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है। देखिए, ये हम लोग पिछले स्लाइड में भी हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए कि वो ये चीज़ बताए कि हम क्या परीक्षण करना चाह रहे हैं, वो एकदम क्लियर डिफाइन करे हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है? अगली स्लाइड पर मैं आपको एक उदाहरण से उसको और क्लियर कर देता हूं। देखिए, ये एक छोटा सा उदाहरण है। ये मैं 9वीं कक्षा का नहीं है, ये छोटा, बहुत छोटी कक्षा के लिए है ये। लेकिन इसमें ये एक प्रश्न दिया गया है कि 3008 को अंकों में कैसे लिखा जा सकता है। ये एक छोटा सा प्रश्न है। लेकिन आप देखिए कि इसके लिए टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिखना हमको क्या है, कैसे लिखना है। ये प्रश्न जो है ये संख्या बोध से संबंधित है। इसका जो कौशल है वो संख्या बोध है। हमारा जो विषय है वो संख्याओं से संबंधित है। अब अगर हम इसको और ब्रेक करते हैं तो इसका जो उप विषय होगा वो संख्याओं का निरूपण, संख्याओं को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये उससे संबंधित है। सॉरी, ये जो उक्त लिखा है ये भी उप है। उप उप विषय मतलब आप जो विषय है उसको ब्रेक करते जा रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में। विषय संख्याएं, उप विषय संख्याओं का निरूपण। उप उप विषय क्या है? 4 अंकों की संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिख पाना। ये हमारा और उसका हमने ब्रेकअप किया हुआ है। अब इसके आधार पर हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या बना रहे हैं? यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी शून्य के साथ 4 अंकों की संख्याओं को अंकों में लिख सकता है या अंकों में लिख सकने के लिए सक्षम है। यह हमारा इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है इस प्रश्न के लिए। तो इस किसी भी प्रश्न के टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपको प्रश्न की जो विषय है उसको आपको तोड़ते हुए जाना पड़ेगा। और वो तोड़ते हुए जब आप तो उसको ब्रेक करते जाएंगे तब आप देखेंगे कि एक स्तर पर ऑटोमेटिकली आप जो है उस टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाएंगे और उसको आपको अपने शब्दों में फ्रेम कर देना है। नॉर्मली उसको लिखने का तरीका यही होता है कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि क्या विद्यार्थी डैश 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 जो भी हमारा जो हमारी जो तोड़ते हुए हम लोग उप उप विषय तक पहुंचे हैं, क्या वो उस चीज को करने में सक्षम है। यह हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये एक बार जब टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आपका डिफाइन हो जाता है तो प्रश्न जो है बहुत क्लियरली आपको, जब आप इसका इवैल्यूएशन करते हैं तो बहुत आसानी से और बहुत क्लियरली जो है फिर आप बच्चों के जो मिसकंसेप्शंस हैं या उसकी जो क्षमताएं हैं उसके ऊपर में अपनी टिप्पणी करना जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं।